उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए संपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग कर रहे हैं और इसके अगले अंक के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये एक आपका अभी सम्मेलन हुआ था उत्तर प्रदेश में। आपको पता है पीएम गति शक्ति योजना और संरचना निर्माण को लेकर के आपका जो है एक बड़ी परियोजना है, सरकार की एक भावी योजना है कि अवसंरचना डेवलपमेंट का कार्य किया जाए। तो पीएम गति शक्ति के तहत मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ इस बार का। ठीक है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 ये आपका हुआ 11 से 12 नवंबर 2022 में हुआ था आपका ये, और ये हुआ था वाराणसी में। कहां पर हुआ था? वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ था। आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, क्या हुआ था आपका? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। आने वाले समय में अंतरदेशीय जलमार्ग को बढ़ावा देना है। इसके लिए हमें पत्तन बनाने हैं, पोत बनाने हैं, पोत परिवहन के लिए जो हमें चीजें चाहिए, तो पोत परिवहन के लिए हमें कार्य करने हैं। जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये पूरा का पूरा कार्य किया जा रहा है ताकि अंतरदेशीय जलमार्ग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और इस सम्मेलन के दौरान हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई ताकि जो है इसको लेकर के काम किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। इनलैंड वाटर मतलब अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन को लेकर काम करना है। तो ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ। क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जरूर से जरूर क्वेश्चन इसका करिएगा। आगे चलते हैं। एक देखिए आपकी जो है रैंकिंग आती है करंट अफेयर्स में, वैसे मैं आपको ये डिटेल में बता चुका हूं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 इस बार की आपकी ये जारी हुई थी और ये जारी हुई थी 8 नवंबर 2022 को, 8 नवंबर 2022 को। ठीक है, क्यूएस एशिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई थी। ठीक है, अब इस रैंकिंग का 15वां संस्करण था। इसमें उत्तर प्रदेश के टॉप 100 संस्थानों में आईआईटी कानपुर ने जो है स्थान हासिल किया था। ठीक है, देखो आईआईटी कानपुर आपको पता है उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो है भारतीय आईआईटी कानपुर को देखें तो भारत में रैंक इसकी 6वीं रहती है मतलब हमेशा, और इसी को भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो इसकी 6वीं रैंक थी। और यदि हम पूरे एशिया की रैंकिंग की बात करें तो आईआईटी कानपुर को 66वीं रैंक मिली है, 66 रैंक आपकी आईआईटी कानपुर को मिली है। ठीक है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपकी एशिया का एडिशन जो है आपका, उसमें ये क्यूएस एक संस्था है आपकी, इसके द्वारा जारी किया जाता है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसके 15वें संस्करण में आईआईटी कानपुर को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। हम ये जो भी करंट अफेयर्स देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं, बाकी डिटेल करंट अफेयर्स के लिए क्लासेस आपकी अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपकी हो गई। आगे चल रहे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 आपकी जारी की जा चुकी है। यह मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। सोलर उत्तर प्रदेश के द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 इसका जो है इसके बारे में सरकार के द्वारा एक अपनी पॉलिसी, अपनी जो नीति है, तो नवंबर 2022 में ही उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा यूपी कैबिनेट के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। और इस नीति के तहत आने वाले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा को लेकर के हमारी क्या नीति रहेगी, इसको लेकर के पूरा का पूरा एक रोड मैप बनाया गया और आने वाले समय में अगले 5 वर्षों तक आपकी लागू रहेगी। ठीक है, अब इसके लिए उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी बनाई गई है आपकी, UPNEDA। देखो भारतीय स्तर पे तो इरेडा है ना, वो नवीकरणीय को लेकर काम करती है। यूपी नेडा एक एजेंसी बनाई गई है, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि इस नीति के परिचालन के लिए काम करेगी। अब इसके लिए इस नीति के अंतर्गत सरकार ने कहा कि जो सौर ऊर्जा होगी इसको लेकर संयंत्र लगाए जाएंगे बड़े स्तर पे। सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार जो है ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व की भूमि दी जाएगी। ठीक है, कितना? ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व की भूमि दी जाएगी यदि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाना है। ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष, सोचो कितने सस्ते रेट पे लैंड दी जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी लैंड पे जो है क्या करना चाहता है, सोलर प्लांट लगाना चाहता है, सोलर, तो इसके लिए सरकार जो है भूमि प्रदान करेगी और यह भूमि कितने की देगी?
₹1 प्रति वर्ष, मतलब एक तरीके के टोकन मनी की तरह थे, ताकि और कुछ नहीं, तो एक फॉर्मेलिटी की तरह सरकार इसके लिए लैंड अवेलेबल कराएगी। और आने वाले 5 वर्षों में यानी 2026-27 तक सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है इस नीति के तहत कि हम उत्तर प्रदेश में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेंगे सोलर एनर्जी से। यह आपको ध्यान रखना चाहिए, 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है इस नीति के तहत। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हम सोलर पार्क की स्थापना करेंगे, ठीक है, बड़े स्तर पे सोलर पार्क बनाएंगे, बड़े स्तर पे रूफटॉप यानी कि जो आवासीय संस्थान जहां पे लोग रह रहे हैं वहां की छतों में जो है इसको लगाएंगे, सोलर रूफटॉप बनाएंगे। इसके अलावा जो है कई सारी अन्य जो आपकी परियोजनाएं हैं उनको साथ भी इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरकार जो है सोलर को हर जगह जो है जोड़ करके कार्य करना चाहती है, ठीक है। और इस नीति के तहत, सोलर नीति के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के तौर पे डेवलप करने का काम किया जाएगा। अयोध्या में एक मॉडल सोलर सिटी के तौर पे अयोध्या को डेवलप करने की भी बात की गई है उत्तर प्रदेश सोलर नीति के तहत, ठीक है। अयोध्या शहर को मॉडल सौर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। और इसके अलावा जो प्रदेश में 16 नगर निगम है जैसे नोएडा है, इन सभी को भी सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इससे बड़े स्तर का रोजगार भी आपका डेवलप होगा। लगभग 30,000 से ज्यादा युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा और इनको सूर्य मित्र का नाम दिया गया है। 30,000 सूर्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी, सूर्य मित्र। तो देखिए मेंस में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। एक तो यही आ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सोलर नीति के बारे में बताइए। तो पहली बात, यह नीति 2022 में आई, अवधि इसकी 2025-26 तक है, 26-27 तक है, 5 साल के लिए है। इसमें लक्ष्य रखा गया 22,000 मेगावाट का। इसके लिए एक एजेंसी, नोडल एजेंसी है यूपी नेडा, है ना। अयोध्या शहर को सोलर सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। 16 और नगर निगमों में सोलर सिटी बनाई जाएगी, ठीक है। तो 16 नगर निगम भी इसके साथ ऐड किए जाएंगे, नोएडा को भी किया जाएगा। 30,000 से ज्यादा सूर्य मित्र बनाए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसमें बताइए, ठीक है। सौर पार्कों की स्थापना की जाएगी। सोलर रूफटॉप आवासीय क्षेत्रों में, गैर आवासीय क्षेत्रों में भी रूफटॉप बनाने का प्रयास करेंगे। पीएम कुसुम योजना के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे करके कई सारे, और सरकार इसके लिए अनुदान भी देगी। सरकार जो है ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत की भूमि राजस्व के लिए उपलब्ध कराएगी। तो ये जो है पूरा का पूरा प्रयास है, ठीक है, सरकार का। क्लियर, स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको तैयार रखिएगा। सभी बच्चे क्लियर है, स्पष्ट है, सभी को क्लियर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति सभी को स्पष्ट है, सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप जो है साथ साथ लिखते भी जाइए मेरे जितने पॉइंट मैंने आपको बताए। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अगला जो है, जो उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के करंट अफेयर्स है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्रदेश में लगातार कार्य कर रही है। टूरिज्म को लेकर के भी प्रदेश सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि देश, राज्य में पर्यटन को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सके। और पर्यटन, टूरिज्म आपको पता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा उद्योग बन के उत्तर प्रदेश में उभर रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 की भी घोषणा की गई है। जैसे मैंने आपको सोलर पॉलिसी के बारे में बताया, वैसे उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 की भी घोषणा हुई है। और यह नीति आपकी 23 नवंबर से लागू हो चुकी है। देखो सारी नई नई नीतियां हैं। 23 नवंबर 2023 से आपकी लागू हो गई है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2023, ठीक है। इससे पहले 2018 की नीति थी और ये अभी आपको आने वाले 5 वर्षों तक ये नीति रहेगी। 2026-27 के लिए सरकार ने, देखो आमतौर पे जितनी भी पॉलिसी बन रही है ना, इनको आगामी 5 वर्षों के लिए ही सरकार लेकर के चल रही है। तो इससे पहले 2018 तक की जो नीति थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है और अब नई नीति आ गई, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, नए पर्यटक गंतव्यों को बनाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे सर्किट बनाना है। मैंने आपको क्लास में, जो उत्तर प्रदेश की राज्य विशेष की डिटेल क्लास है, मैंने आपको रामायण सर्किट के बारे में बताया है। रामायण सर्किट बनाया जाएगा आपका, ठीक है। पर्यटन मैंने वहां पे करवाया है, तो आप देखिएगा रामायण सर्किट को डेवलप किया जाएगा, कृष्ण सर्किट को डेवलप किया जाएगा, बुद्धा सर्किट को डेवलप किया जाएगा,
वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म सर्किट को डेवलप किया जाएगा, बुंदेलखंड सर्किट को डेवलप किया जाएगा, महाभारत सर्किट को डेवलप किया जाएगा, शक्तिपीठ सर्किट को डेवलप किया जाएगा, आध्यात्मिक सर्किट को डेवलप किया जाएगा, सूफी और कबीर सर्किट को डेवलप किया जाएगा, जैन सर्किट को भी डेवलप किया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े हुए सर्किट को डेवलप किया जाएगा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में जो विशेष योगदान है उनसे जुड़े हुए सर्किट को डेवलप किया जाएगा। तो इस नीति के तहत पर्यटन को लेकर नए गंतव्यों का विकास किया जाएगा, जिसमें रामायण सर्किट, कृष्णा और ब्रिज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, इको टूरिज्म, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी और कबीर सर्किट, जैन सर्किट, हैंडीक्राफ्ट सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्किट, ये सारे सर्किट इसमें डेवलप करके उत्तर प्रदेश में पर्यटन को एक नए उद्योग के तहत डेवलप किया गया। क्लियर है, स्पष्ट है, क्लियर है। तो अभी सरकार के द्वारा बड़े स्तर पे इसको प्रभावी करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति को लेकर, टूरिज्म के विकास को लेकर सरकार कार्य कर रही बहुत तेजी से। और देखिए उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बहुत ज्यादा है हर एक जगह। देखिए आगरा में ताजमहल है, मैं अभी आपको बताऊं हाल ही में मैं ताजमहल गया था और ताजमहल अद्भुत इमारत है। किस मामले में अद्भुत है, इसकी खूबसूरती जो है सो है ना। शाहजहां ने या कोई भी शासक, मध्यकाल में बनी ये इमारत शाहजहां के टाइम पीरियड पे बनाई गई, मुगलों के द्वारा बनाई गई और सिर्फ शाहजहां के टाइम पीरियड को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है या मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। एक ऐसा शासक जिसने आगरा को रोजगार दे दिया, और ये आगरा को रोजगार एक दिन के लिए नहीं दिया, उसने आज 350 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं इस इमारत के बने हुए। 1653 में बनके ये ताजमहल तैयार हुआ था। उस समय सोचिए कितने बड़े लेवल पे रोजगार डेवलप हुआ था। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। वैसे इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी वहां पे शूट किया है, यूनेस्को के कई सारे साइट्स में शूट कर चुका हूं, तो आगरा के ताजमहल को भी मैंने शूट किया है, उसका वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों को दूंगा। ये जब बना था तो लगभग 20,000 के आसपास मजदूर जो है इसमें लगे थे। 22 वर्ष काम किया था इन मजदूरों ने आगरा के ताजमहल को बनाने में। आज भी उनकी पुश्तें ताजमहल का मेंटेनेंस कर रही हैं। आप लोग एक हमेशा बात सुनते हैं कि ताजमहल जब बना तो मजदूरों के हाथ काट दिए गए, जिन्होंने ताजमहल को बनाया उसने हाथ काट दिया, ऐसा आपने बहुत सारी चीज सुनी होंगी। इसमें बहुत सच्चाई नहीं है, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। ये मिथक है, सब इंटरनेट की दुनिया में सब चीजें फैल रही हैं। दरअसल जब शाहजहां के मन में ऐसा विचार आया तो आपको पता है कि फिर औरंगजेब के द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। शाहजहां अपने शासन के अंतिम टाइम पीरियड पे उत्तराधिकार युद्ध होता है मुगल काल में, और उस समय दारा शिकोह को मार के, मुराद को मार करके, शुजा को मार करके औरंगजेब गद्दी पर बैठता है ना। शाहजहां के जो 4 बेटे थे और 2 बेटियां जिंदा बची थी, बाकी टोटल 14 संतानें थी। 14 में से 8 संतानें खत्म हो जाती हैं, टोटल 6 संतानें बचती हैं, है ना, शाहजहां की। तो शाहजहां और औरंगजेब जो है वो जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, ये तो एक मकबरा है जो मुमताज के लिए बनाया, बाद में शाहजहां भी यहां पे दफन है। शाहजहां ही नहीं दफन है, इसी के परिसर पे शाहजहां की 2 और 3 टोटल 3 बीबियां थी, जिनमें से एक बीबी थी आपकी मुमताज महल, ठीक है, और 2 बीबियों का भी मकबरा यहीं पे पास में अवस्थित है। इसी के ही परिसर में 2 बीबियां जो उसकी और थी उनका भी मकबरा वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है, उसी परिसर पे। आप एंट्रेंस करेंगे जैसे ही वेस्टर्न गेट से जैसे ही हम इंटर करते हैं तो वैसे ही देखते हैं। यहाँ पे एक लेबर गेट है। जिन लोगों ने ताजमहल में काम किया था बनाने में, आज उनकी 17वीं पुश्त वहां पर रह रही है और आज वो ताजमहल का मेंटेनेंस वही लोग कर रहे हैं। सोचो, ये औरंगजेब के द्वारा एक जो है एग्रीमेंट साइन किया गया था, आज भी उन्हें रोजगार मिल रहा है। पूरा आगरा शहर का एक एक व्यक्ति ताजमहल से कमा रहा है। ताजमहल ने वो रोजगार दिया है, टूरिज्म ने वो रोजगार दिया, इतनी क्षमता है। अभी आप खुद सोचिए, अयोध्या में जिस दिन राम मंदिर बन के तैयार हो गया, उस क्षेत्र का, उस एरिया का कायाकल्प देखिएगा। जहां पर भी टूरिज्म है, काशी विश्वनाथ आपके बनारस में है, बीएचयू है, शिक्षण केंद्र कोई बड़ा खुल जाए, शिक्षण केंद्र के अलावा कोई भी जो है बड़ा वहां पे टूरिज्म प्लेस खुल जाए, कोई भी वहां पे पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई भी चीज मिल जाए, वैसे क्षेत्रों पे पर्यटन एक बहुत बड़ा कारक बनता है। आगरा को जाकर आप देखेंगे तो आगरा में वहां पे आज भी लाखों लोगों को रोजगार इस एक इमारत ने दे रखा है। तो ये शाहजहां की एक सोच थी। अच्छा, शाहजहां एक और ताजमहल बनवाना चाहता था, उसको ब्लैक ताजमहल, उसको ब्लैक संगमरमर से बनवाना चाहता था। ये तो आपका व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है पूरा, ठीक है,
वो एक ब्लैक ताजमहल भी ताजमहल बनवाना चाहता था शाहजहां, काला ताजमहल। वो इसी के जस्ट पीछे यमुना नदी है, तो इधर आपका व्हाइट ताजमहल है, उसके जस्ट पीछे उसकी फाउंडेशन बनी हुई है, वो बाद में बना नहीं। दरअसल जब ये ताजमहल बनाया जा रहा था 22 वर्ष का समय लगा, इसमें 4 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि लगी थी। वो जो ताजमहल आपका बनना था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी उस समय। कहते हैं कि मुगल काल में एक तो उत्तराधिकार युद्ध चालू हो गया और शाहजहां की गद्दी भी चली गई, और शाहजहां के बच्चों को यह भी लगा, खासकर औरंगजेब को, कि ये तो पूरा संपत्ति लुटा देंगे उसके पिता। ब्लैक ताजमहल डिक्टो ऐसा ही बनना था, लेकिन काला संगमरमर आपको पता है भारत में नहीं पाया जाता। काला संगमरमर बेल्जियम से इंपोर्ट करना था। लगभग उसकी अनुमानित आय इससे 100 गुना ज्यादा आती, लगभग 400 करोड़ के आसपास उसकी आय आती। तो ऐसे में जो है आपको बता दूं कि अभी केवल उसका फाउंडेशन बना है, वो इमारत बन नहीं पाई। अभी तक मैंने कई सारी साइट देखी हैं, जैसे लाइक एक साइट में यहां पे दिल्ली में कुतुब मीनार है, आप देखेंगे कुतुब मीनार के बगल में एक मीनार और बननी थी, वो बनवाना वाला चला था अलाउद्दीन खिलजी, उसका नाम था अलाई मीनार। काफी मतलब उसका पूरा फाउंडेशन उसने बना दिया है, लेकिन वो मीनार कभी बन नहीं पाई क्योंकि समय काल ही ज्यादा नहीं रहा अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन भी उससे दुगना बनवाना चाहता था, उतनी बड़ी उसका फाउंडेशन बहुत बड़ा है, तो अलाई मीनार बनाना चाहता था, अलाई मीनार कभी बन नहीं पाई। वैसे ही ब्लैक ताजमहल का कॉन्सेप्ट बनाया तो, लेकिन वो बन नहीं पाया। अच्छा, औरंगजेब ने भी एक ताजमहल की प्रतिकृति बनाई है, आप लोगों को पता हो, डिक्टो ताजमहल जैसा एक जो है उसने मकबरा बनवाया अपनी बीबी का, जिसका नाम है राबिया उद दुर्रानी। राबिया उद दुर्रानी का मकबरा बीबी का मकबरा है, ये आपका औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। लेकिन वो ताजमहल की एक भद्दी नकल है, ताजमहल जैसा नहीं है, ताजमहल की एक भद्दी नकल है। तो उस समय आप सोच सकते हैं कि गुम्बदा नुमा, पिरामिड नुमा, ये जितनी भी पिलर्स नुमा आकृतियां बन रही थी इंडो इस्लामिक स्थापत्य में, आज ताजमहल में हजारों लाखों की संख्या में फॉरेस्ट विदेशी पर्यटक आते हैं, भारत से भी बहुत सारे लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ विश्व में सबसे नायाब अजूबा है आपका ताजमहल। सबसे खूबसूरत बिल्डिंग जो है यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को दी गई है, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग। और जब रात में जो है मून लाइट होती है, फुल मून होता है, पूर्णिमा की रात होती है, ताजमहल पूरा क्रिस्टल की तरह चमकता है ना। जो मून की रोशनी होती है, ताजमहल पूरा चमकता है आपका, ठीक है। तो हाँ, ताजमहल महाराष्ट्र में है, तो इसलिए टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर कार्य करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में आंतरिक पर्यटन बड़े स्तर पे आए, विदेशी पर्यटक भी आए। अभी भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा पर्यटक जो आते हैं ना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन्हीं जगहों पे सर्वाधिक आते हैं। और यूपी में बहुत साइट है, मथुरा है आपका, आगरा है आपका जो है इधर है काशी विश्वनाथ है, आपका अयोध्या है। तो बहुत सारी साइट है यूपी में, अपार संभावना है जहां पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति को लेकर के कुछ डिस्कशन थे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक और नीति जारी की गई है, यह है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी नीति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवंबर 2022 में यह नीति भी आपकी निकल के सामने आई। यूपी कैबिनेट के द्वारा यह नीति आपकी जारी की गई, 2022 में इसको मंजूरी दी गई। इसके तहत क्या था, इस नीति के तहत राज्य में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के लिए पूरी की पूरी पॉलिसी आपकी सामने निकल के आई। और ये 5 वर्ष के लिए, आगामी 5 वर्ष के लिए पूरी की पूरी नीति सरकार के द्वारा लाई गई है। तो एक आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नीति आई है ताकि बाहरी इन्वेस्टमेंट और घरेलू इन्वेस्टमेंट भी उत्तर प्रदेश में आए, ठीक है। तो ये एक आपकी नीति जो है सरकार के द्वारा जारी की गई है। एक नीति और आपकी सरकार के द्वारा जारी की गई है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नीति आपकी जारी की गई है उन इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 ये भी आपकी आई है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 ये आपकी लाई गई है। ये भी आने वाले 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगी। और इसके तहत बड़े स्तर पे राज्य में एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे, फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो
मतलब एक तो लैंड पहले चाहिए हमें, और इसके तहत बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड को, पूर्वांचल को, मध्यांचल को, पश्चिमांचल को, इन सभी क्षेत्रों पर बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर काम किया जाएगा। और इसके लिए जो भी लैंड आपको लेनी होगी, सरकार उस पर 75% तक स्टाम्प ड्यूटी की भी शुल्क देने की बात कर रही है। गौतम बुद्ध और गाजियाबाद नगर में यदि आप कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए लैंड लेंगे तो 50% तक आपकी स्टाम्प ड्यूटी की छूट है। और यदि आप जो बुंदेलखंड एरिया है, पूर्वांचल क्षेत्र है, मध्यांचल क्षेत्र है, पश्चिमांचल क्षेत्र है, यहां पर मतलब कि गौतम बुद्ध और गाजियाबाद नगर को छोड़ दे तो लगभग 75% की स्टाम्प ड्यूटी की छूट सरकार ने दी है। जब भी आप लैंड खरीदते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी लेना होता है। तो इस नीति में सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए, यहां पे लैंड के लिए जो है ये रोजगार प्रोत्साहन को लेकर के काम किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार देखिए लगातार इसके लिए काम कर रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 7वां भारत जल सप्ताह अभी मनाया गया है आपका, 7th इंडिया वाटर वीक। ठीक है, ये अभी मनाया गया है 7वां भारत जो है जल सप्ताह, ये आपका मनाया गया 1 नवंबर 2022 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। ठीक है, 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, कहां पे किया? ग्रेटर नोएडा में। इंडिया एक्सपो वहां पर एक जो है मार्ट बना हुआ है, वहां पर 7वें जल सप्ताह का द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया। 7वें जल सप्ताह का, ठीक है, 7वें जल सप्ताह का कब से कब किया गया? 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक आपका ये पूरा का पूरा चला। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें टिकाऊ विकास, सतत विकास, जल सुरक्षा, इन सब चीजों को लेकर डिस्कस किया गया। इसमें कई सारे देश भी सहभाग हुए। डेनमार्क यहां पर सहभागी था, सिंगापुर यहां पे सहभागी था। डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड, ये सारे भागीदार देश के तौर पे भी थे। तो ये भारत जल सप्ताह भी आपका मनाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक और आपकी पॉलिसी आई है दुग्ध संवर्धन के लिए। दुग्ध उत्पादन में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एक अग्रणी स्थान है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा डेयरी विकास के लिए, दुग्ध उत्पादन संवर्धन के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में डेयरी विकास एवं दुग्ध संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी दी है। ठीक है, 5 वर्षों तक ये नीति आपकी प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य है निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को आसान कर देना, राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना करना, उनको प्रोत्साहित करना। और इस नीति के तहत 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पूंजी निवेश का लक्ष्य 5,000 करोड़ के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है कि हम दुग्ध उत्पादन को और बेहतर करेंगे। ठीक है, सरकार जो है इसके लिए प्रयास कर रही है। ठीक है, और सरकार जो है बड़े स्तर पे इस पे काम कर रही है दुग्ध उत्पादन और संवर्धन को लेकर के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये एक आपकी दुग्ध उत्पादन नीति है उत्तर प्रदेश को लेकर के, दुग्ध उत्पादन नीति, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका ये 7वां जल सप्ताह, ये ग्रेटर नोएडा में मनाया गया। ठीक है, इसके बाद प्रदेश में आपकी जो है, हाँ, प्रदेश में आपका जो है एक और नीति आई, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को लेकर के एक नीति आई। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन को लेकर के एक नीति आई। औद्योगिक निवेश, प्रोत्साहन, रोजगार सृजन को लेकर एक नीति लाई गई। ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक नीति लेकर के आई गई। ठीक है, इसके बाद ये पर्यटन नीति आपकी आई प्रदेश में, टूरिज्म को लेकर के एक नीति लाई गई। और इसके अलावा प्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर के एक नीति लाई गई। ठीक है, तो सोलर के लिए एक नीति प्रदेश में लाई गई आपकी सरकार के द्वारा। सोलर नीति के अलावा और क्या क्या चीजें आई? इसके अलावा आपका यहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2023 ये आपकी आई यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त आपका जो है प्रदेश में PM गति शक्ति के तहत जो है एक आपका मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट आपकी आयोजित हुई वाराणसी में। ठीक है, तो करंट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पक्ष आपके ये हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ ये महत्वपूर्ण पक्ष हैं। चलिए, इनको आप एक बार रिवाइज करिए, इनको आप याद करिए, इनको आप तैयार करिए सभी बच्चे। ठीक है।